गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सेट 1 जो हम सेट बनवाते हैं आप लोगों को, तो अभी तक हम आपको सेट 7, सेट 8 और सेट 9 3 सेट पढ़ा चुके हैं, 3 सेट बता चुके हैं। और आज हम आपको सेट 1, 2 और 3 बताएंगे, या 1, 2 जो भी जितना समय होगा उसके अनुसार हम लोग सेट की चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट पढ़ेंगे। सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव के कलेक्शन आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव के कलेक्शन बहुत ही अधिक काम आएंगे। तो चलिए, सेट 1 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, सेट 2 में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चर्चा करेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है, किसी अनावेशित, अनावेशित का मतलब है जिस पर कोई आवेश न हो, किसी अनावेशित वस्तु पर, अनावेशित कहिए चाहे उदासीन कहिए, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी किसी वस्तु पर आप चाहते हैं कि 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो, Q का मान आप चाहते हैं कि 1 कूलाम हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। प्रश्न यही कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो आप कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n का वैल्यू निकालना है। तो Q बराबर Ne, तो n बराबर Q बाई E, तो n बराबर Q का मान 1, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19, तो n बराबर भाग दीजिएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी यदि आप किसी वस्तु पर चाहते हैं कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न हो तो इतना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना होगा। यदि 1 कूलम धन आवेश चाहते हैं तो इतना निकालना होगा, और इतना यदि 1 कूलम ऋण आवेश चाहते हैं तो इतना ग्रहण करना पड़ेगा। इस बात को इसी में हम 2 ऑब्जेक्टिव और बता दे रहे हैं कि यदि आप 1 कूलम धन आवेश चाहते हैं तो इतना त्याग करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसमें से, और यदि 1 कूलम ऋण आवेश चाहते हैं तो इतना ग्रहण करना पड़ेगा। यदि आप 1 कूलम धन आवेश चाहते हैं तो इतना त्याग करना पड़ेगा, और 1 कूलम ऋण आवेश चाहते हैं तो इतना ग्रहण करना पड़ेगा। इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन r किसके बराबर होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन r किसके बराबर होती है। तो ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो हम पढ़ाए हैं, याद होगा आप लोग, वीडियो देखिएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता है। आप कॉपी देखिएगा, मिलेगा आप लोगों को। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता है, तो एप्सिलॉन r बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, r दूरी से अलग, r दूरी से अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है। चलिए, ये प्रश्न को थोड़ा सा हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा बहादुर कि r दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है। तो बल जो है 1/r² के समानुपाती होता है। उच्चारण समझिएगा, उच्चारण ध्यान देना जरूरी है। बल 1/r² के समानुपाती होता है। बल 1/r² के समानुपाती होता है। या आप कह सकते हैं कि r−2 के समानुपाती होता है। आप r² के समानुपाती नहीं कह सकते क्योंकि r² बटा में है। आप r² को समानुपात r² के समानुपाती नहीं कह सकते क्योंकि r² बटा में है। आपको कहना पड़ेगा कि बल दूरी के r² के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आप कहते हैं कि बल r² के क्या है तो व्युत्क्रमानुपाती है, बल r² के व्युत्क्रमानुपाती है, और नहीं तो कहना पड़ेगा कि बल 1/r² के समानुपाती है। बल 1/r² के समानुपाती है या r−2 के समानुपाती है। बल जो है 1/r² के समानुपाती है, या आप कह सकते हैं कि r−2 के समानुपाती है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि बल जो है 1/r² के समानुपाती है, या कहें कि बल जो है r−2 के समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती कहता तो केवल r² होता। कहता कि बल किसके व्युत्क्रमानुपाती है तो r² के व्युत्क्रमानुपाती है।
किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। और किसके समानुपाती है? तो 1/r² के समानुपाती है, या r इनवर्स 2 के समानुपाती है। चौथा प्रश्न है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है? तो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलाम स्क्वायर। पांचवा है, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। मुक्त आकाश यानी निर्वात, शून्य, वायु कहें, शून्य कहें, निर्वात कहें, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो बहादुर 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। यूनिट जरूर नोटिस कीजिएगा बहादुर। एप्सिलॉन नॉट के मात्रक एक तो होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का ही एक मात्रक होता है फैराड पर मीटर, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट के दो मात्रक होते हैं, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलाम स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर। इसको लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, FM इनवर्स या F पर मीटर। याद रखिएगा, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलाम स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर। यानी यहां से एक नया ऑब्जेक्टिव निकला कि एप्सिलॉन नॉट के दो मात्रक होते हैं। एप्सिलॉन नॉट के दो मात्रक होते हैं, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलाम स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है, एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान आवेश मतलब एक कूलाम आवेश पर बल लगाता है। चलिए प्रश्न को सुनते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न किस तरह से कह रहा है? कह रहा है कि एक कूलाम वह आवेश है, मतलब आवेश दिया हुआ है 1 कूलाम। चलिए समझते हैं, 1 कूलाम वह आवेश है जो शून्य में, माध्यम दिया हुआ है शून्य वायु, 1 मीटर दूरी पर, दूरी दिया हुआ है 1 मीटर, स्थित समान आवेश, मतलब दूसरा आवेश भी 1 कूलाम है। पहला आवेश भी 1 कूलाम, दूसरा आवेश भी 1 कूलाम। पहला आवेश 1 कूलाम, दूसरा आवेश भी 1 कूलाम पर बल लगाता है। F निकालना है। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। F का मान हो गया, निकालना है, इसका हो गया 9 × 10⁹। Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, R का मान 1। सॉल्व कर दीजिए। F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन हो गया। 7 नंबर प्रश्न है, ये कल बताए थे, याद होगा आप लोगों को। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, कल हम दोगुनी बताए थे कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा। तो कल बताए थे कि 1/4 हो जाएगा। दोगुनी कर दी जाए तो बल 1/4 हो जाएगा। कल हम बना के दिखाए थे, पिछला जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग बता रहे हैं कि आधी कर दी जाए, तो जब आधी करेंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा। जब दूरी आधी करेंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा। कैसे बनाए थे, इसको देखने के लिए आप पिछला ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं, वीडियो 26 आप देख सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? किसी भी वस्तु पर मिनिमम आवेश कितना होता है? तो किसी वस्तु पर आवेश निकालने के लिए सूत्र होता है Q बराबर NE। किसी वस्तु पर आवेश निकालने का सूत्र होता है Q बराबर NE। तो Q बराबर NE, तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो 1। किसी भी वस्तु पर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो 1। और 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही आपको कॉपी में भी मिल जाएगा कि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश इतना ही होता है, किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज इतना ही होता है। 9 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? कौन सा इसमें से आवेश है जिसका अस्तित्व संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा आवेश है जिसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो बहादुर, कोई भी आवेश का अस्तित्व संभव है कि नहीं चेक करने का तरीका है Q बराबर NE।
Q बराबर एन ई, तो N बराबर Q बटा ई। Q और E का मान बैठाइए, सॉल्व कीजिए। यदि N का मान दशमलव में आ गया तो वह आवेश संभव नहीं है। N का मान दशमलव में आ गया तो वह आवेश संभव नहीं है, और दशमलव में नहीं आया तो संभव है। जैसे दिया हुआ है एक Q का मान 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 और E का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। 10 के पावर माइनस 19 कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 एकम 16, 8 16 5 80, यानी 1.5। तो N का मान दशमलव में आ गया, N का मान दशमलव में आ गया, दशमलव में आ गया मतलब यह आवेश संभव नहीं है। ये जो आवेश दिया हुआ है यह आवेश संभव नहीं है। कोई भी आवेश संभव है या नहीं चेक करने का तरीका है Q बराबर एन ई। कोई भी आवेश संभव है या नहीं चेक करने का तरीका है Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई से N का मान निकालिए। N का मान यदि दशमलव में आ गया तो आवेश संभव नहीं है। N का मान दशमलव में नहीं आया, पूरा पूरा संख्या कट गया तो समझिए कि संभव है। दस नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन आर नियतांक वाले माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F हो तो, एप्सिलॉन आर नियतांक वाले माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F हो तो माध्यम हटा लेने पर बल कितना होगा। माध्यम में बल F है, बहादुर पॉइंट को समझिएगा, माध्यम में बल F है, माध्यम में बल F है, यानी Fm का मान दिया हुआ है F, मीडियम में लगने वाला बल F है। तो माध्यम हटा लेने पर यानी शून्य में लगने वाला बल कितना होगा, प्रश्न यही पूछ रहा है। माध्यम में लगने वाला बल F है तो शून्य में लगने वाला बल, माध्यम हटा लेने पर, माध्यम नहीं रहेगा तब बल कितना होगा, तो शून्य में लगने वाला बल निकालना है। सूत्र हम पढ़ाए हैं, याद होगा, F0 बटा Fm बराबर एप्सिलॉन आर, याद होगा आपको अच्छा से। F0 बटा Fm बराबर एप्सिलॉन आर। F0 का मान निकालना है, Fm का मान F दिया है बराबर एप्सिलॉन आर। F0 बराबर एप्सिलॉन आर इंटू F। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर भी आपको बन जाएगा। आंसर बनाने से पहले क्वेश्चन समझने पर ज़्यादा जोर दीजिए। आंसर बनाने से पहले क्वेश्चन समझने पर ज़्यादा जोर दीजिए। प्रश्न में दिया हुआ था कि माध्यम में लगने वाला बल F है, तो माध्यम हटा लेंगे तो बल कितना लगेगा, मतलब माध्यम नहीं रहेगा तो बल कितना लगेगा, मतलब वायु या शून्य या निर्वात में लगने वाला बल कितना होगा, यही प्रश्न कह रहा था। तीसरा 11 नंबर प्रश्न है, किसी अचालक पदार्थ पर आवेश देने से वह वितरित होता है, कहां पर। अचालक पदार्थ पर आवेश देंगे तो कहां फैलेगा, अचालक पदार्थ पर आवेश देंगे तो कहां फैलेगा। तो अचालक पदार्थ पर आवेश देंगे तो बहादुर वो आवेश जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि अचालक पदार्थ पर आवेश नहीं दिया जा सकता। अचालक पदार्थ पर आवेश देना संभव ही नहीं है, तो आवेश जब देना ही संभव नहीं है तो फैलेगा ना फैलेगा तो बात ही नहीं है। बेवकूफ बना रहा था क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न, सबसे भारी मौलिक कण होता है, सबसे भारी मौलिक कण होता है। सबसे भारी मौलिक कण कौन है, सबसे भारी मौलिक कण कौन है, तो न्यूट्रॉन। सबसे हल्का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ा मौलिक कण इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी मौलिक कण न्यूट्रॉन, सबसे हल्का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, सबसे बड़ा मौलिक कण इलेक्ट्रॉन। 14 नंबर प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर लगने वाला बल क्रमशः F0 तथा Fm है। तो F0 बटा Fm, F0 बटा Fm का अनुपात कितना होगा। तो एप्सिलॉन आर की जगह पर K लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आर के जगह पर K दिया हुआ है, कि एप्सिलॉन आर नहीं K दिया हुआ, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में। F0 बटा Fm का अनुपात कितना होगा, तो K बटा 1 होगा, मतलब K अनुपात 1 होगा। K बटा 1 होगा मतलब K अनुपात 1 होगा। और 15 नंबर प्रश्न है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। Q का मान दिया है 8 कूलम, N का मान पूछ रहा है,
Q बराबर NE, तो N बराबर Q/E, सॉल्व करके N का मान निकाल लीजिएगा। 16×5 = 5 × 10 के पावर 19 हो जाएगा। 5 × 10 के पावर 19 हो जाएगा। इस तरह से सेट 1 के 15 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। सेट 1 के 15 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब हम एक बार सेट 1 के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका सेट 1 के 15 ऑब्जेक्टिव का आंसर बोर्ड पर लिख दिए हैं। ऐसे एक ऑब्जेक्टिव छूट गया था 13 नंबर कि धन आवेशित वस्तुओं में होती है। तो धन आवेशित वस्तुओं में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी की इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो हम पढ़ाए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर धन आवेश, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। तो धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ऐसा पढ़ाए हैं हम। इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान दोनों की कमी हो जाती है। हम लिखवाए हैं ऑब्जेक्टिव में कि धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की भी कमी होती है, द्रव्यमान की भी कमी होती है। और ऋण आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान दोनों की वृद्धि होती है। ऋण आवेशित वस्तु होगा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा। और धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन भी घटेगा, द्रव्यमान भी घटेगा। चलिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। अब हम सब्जेक्टिव के 5 प्रश्न है, सब्जेक्टिव के 5 प्रश्न की चर्चा कर दे रहे हैं। पहला है कूलाम के नियम की व्याख्या करें। लॉन्ग में है, लॉन्ग प्रश्न है, कूलाम के नियम की व्याख्या करें। तो शुरू से लेकर लास्ट तक कूलाम का नियम आप लिख लेंगे। पहला प्रश्न है 2 नंबर वाला में, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? बहादुर, सभी प्रश्नों को ठीक से सुनिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि इसी से आपको नोट्स तैयार होगा। जो आप लोग कॉपी तैयार करेंगे ऑब्जेक्टिव का या आंसर शीट का, तो आपको वीडियो को देख करके ही उतारना होगा। तो पहला है कि कूलाम के नियम की व्याख्या करें। तो कूलाम का नियम शुरू से लेकर अंत तक हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। और 2 नंबर वाला में प्रश्न दिया हुआ पहला, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा बहादुर कि आवेश संरक्षित होता है। किसी वस्तु पर आवेश संरक्षित होता है। विलग निकाय के लिए आवेश संरक्षित होता है। विलग निकाय के लिए आवेश संरक्षित होता है। इसका अर्थ है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश का रूपांतरण किया जा सकता है। केवल आवेश का रूपांतरण किया जा सकता है। कॉपी में आपको मिलेगा, आप लिख सकते हैं। दूसरा है विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखें। विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखें। 2 नंबर के प्रश्न है, विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखें। तो हम लिखेंगे विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम निम्नलिखित है। विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम निम्नलिखित है। इन्वर्टेड कॉमा में 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद नीचे समीकरण डाल देना है। F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तीसरा है आवेशों के बीच लगते हुए विद्युत बलों के पदों में एक माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता की परिभाषा दें। बल के पद में आपेक्षिक परावैद्युता की परिभाषा दें, एप्सिलॉन की परिभाषा दें। तो बल के पद में एप्सिलॉन की परिभाषा हम लिखवाए हैं, 2 आवेशों के बीच शून्य में लगने वाला बल एवं माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। बल के पदों में आपेक्षिक परावैद्युता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। बल के पद में आपेक्षिक परावैद्युता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बल के पदों में आपेक्षिक परावैद्युता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा में 2 आवेशों के बीच शून्य में लगने वाला बल एवं माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। 2 आवेशों के बीच शून्य में लगने वाला बल एवं माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। चौथा प्रश्न है आवेश के क्वांटमीकरण का क्या अर्थ है? आवेश के क्वांटमीकरण का क्या अर्थ है? तो बहादुर, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। किसी वस्तु का कुल आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। नीचे आप लिखेंगे Q बराबर Ne, जहाँ Q दिया गया कुल आवेश,
n इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6, e इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। पांचवा प्रश्न है, दो बिंदु आवेश जिस माध्यम में स्थित है उसकी अपेक्षित परावैद्युता बढ़ने से उन पर लगते हुए बलों का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। कह रहा है कि दो आवेश जिस माध्यम में स्थित है उसका एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो बल का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। एप्सिलॉन आर के बढ़ने से बल का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो लिखेंगे हम कि चूंकि हम जानते हैं दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला बल निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। फिर से एक बार समझिए, चूंकि हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला बल निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला बल निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नीचे समीकरण डाल देना है। पुनः F समानुपाती 1/εr, 1/εr यानी अपेक्षित परावैद्युता बढ़ने से बल का मान घटेगा। अपेक्षित परावैद्युता बढ़ने से बल का मान घटेगा। फाइनली इसका आंसर एक बार सुन लीजिए। पांचों प्रश्न का आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो कि विलग निकाय के लिए किसी वस्तु का कुल आवेश संरक्षित होता है। इसका अर्थ है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। दूसरा है, विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखें। तो वही बात, विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इन्वर्टेड गामा में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे आपको इक्वेशन डाल देना है। F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तीसरा है, आवेशों के बीच लगते हुए विद्युत बलों के पदों में एक माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता की परिभाषा दें। तो कि विद्युत बलों के पदों में किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। विद्युत बलों के पदों में किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा में दो आवेशों के बीच शून्य में लगने वाला बल एवं माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को उस माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता कहते हैं। अपेक्षित परावैद्युता को एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। चौथा है, आवेश के क्वांटमीकरण का क्या अर्थ है। तो किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। नीचे Q बराबर Ne, जहाँ Q दिया गया कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नीचे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और पांचवा है, दो बिंदु आवेश जिस माध्यम में स्थित है उसकी अपेक्षित परावैद्युता बढ़ने से उन पर लगते हुए बलों का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नीचे समीकरण डाल देना है। पुनः F समानुपाती 1/εr, अतः किसी माध्यम में स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता बढ़ने से घटता है। किसी माध्यम में स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता बढ़ने से घटता है। हो तो गया। इस तरह से आपका सेट 1 कंप्लीट रूप से समाप्त हुआ। आगे के वीडियो में हम सेट 2, सेट 3 यानी आगे के सेट हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।